their functions, they perform either the autocrine function or the paracrine function. We have certain types, जैसे हमारे पास endocrine hormones हैं. Endocrine hormones क्या होते हैं कि एक ग्लैंड में या एक साइट पे प्रोड्यूस होते हैं और वो किसी रिमोट साइट पे जाके एक्ट करते हैं. इसी तरह सेल्स की कुछ ज़रूरत होती है कि वो विद इन द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट सेल, उस सेल के एनवायरनमेंट में जो उनको केमिकल सिग्नल्स या मैसेंजर्स की ज़रूरत है वो वहीं पर लोकली प्रोड्यूस करते हैं. वो मॉलिक्यूल्स वहीं पर एक्ट करते हैं और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो आइकोसानोइड्स आर that type of the molecules जो कि within the cell according to the requirement of the cell synthesize होते हैं सेल में, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, whether the function is signaling function है या कोई और फंक्शन है, और वहीं पर उनकी मेटाबॉलिज्म होती है और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इनकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, यानी एक खास स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये सिंथेसाइज होते हैं. जब वो जॉब हो जाता है उसके बाद ये डिसअपियर हो जाते हैं. तो इनकी हाफ लाइफ जो है सेकेंड्स टू मिनट्स होती है, 10 मिनिमम 10 सेकेंड्स एंड मैक्सिमम 5 मिनट्स. सो इसलिए इनका जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो बड़ा लिमिटेड होता है, वो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, बड़ा ट्रांजिएंट होता है विद इन द सेल. अच्छा, करते क्या हैं ये? इनकी एक तो ये प्रोड्यूस होते हैं विद इन द सेल फ्रॉम दी 18 और 20 कार्बन फैटी एसिड्स, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो सेल सरफेस के ऊपर कुछ जी प्रोटीन्स होती हैं, उन जी प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करते हैं. साइक्लिक एएमपी आप जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा आसानी से समझेंगे इसको, बट फॉर दैट मोमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड सरफेस पे जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन के अंदर साइक्लिक एएमपी एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम लगा हुआ है. ये इंटर्न जब जी प्रोटीन स्टिमुलेट होता है तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और उसके थ्रू जब वो एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो डिफरेंट सेल सिग्नलिंग पाथवेज विद इन द सेल, ये हम सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, कहीं और नहीं, तो विद इन द सेल एक सेल सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होता है, और उसकी एक्टिवेशन से कुछ नई प्रोटीन्स बनती हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनते हैं और सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. तो सम ऑफ द आइकोसानोइड्स व्हिच आर एक्चुअली द fatty acid derivatives, 20 carbon fatty acid derivatives do this job. ये काम करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसकी कुछ क्लासेस हैं, कुछ सब टाइप्स हैं. मैंने कहा आइकोसानोइड एक फैमिली है जो 20 कार्बन फैटी एसिड से डिराइव हुई है. इस आइकोसानोइड की एक सब फैमिली है. उस सब फैमिली के अंदर क्या क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, उसके अंदर थ्रोम्बोक्सान्स हैं, उसके अंदर प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं जो भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्म है, ल्यूकोट्राइन्स हैं. ये ल्यूकोट्राइन्स जो हैं सेल डेरिवेटिव्स हैं जो कि एराकिडोनिक एसिड से बनते हैं, और दे परफॉर्म एज ए दे परफॉर्म देयर रोल एज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर और मार्कर. जब भी कोई इन्फ्लेमेशन का या इंडक्शन होती है या किस तरह की चीज़ होती है, ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट. HETS हाइड्रोक्सी आइकोसा टेट्राइनोइक एसिड्स, राइट. तो ये उनकी सब फैमिलीज हैं. इनका फंक्शन क्या है? ये इकोसिनोइड्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स या ल्यूकोट्राइन्स बनते क्यों हैं? ये क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं. अगर आप डिटेल्स आपने बल्कि फिजियोलॉजी में पढ़ा भी होगा, inflammation is produced in response to certain injury or certain noxious stimulus from outside within the body, right? तो उसको कॉम्बैट करने के लिए जो बॉडी प्रोड्यूस करती है रिस्पॉन्स, वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है. पेन सिग्नल्स मीडिएट करते हैं सो दैट इट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव सिग्नल. अगर आपको पेन फील नहीं होगा तो उस जगह की आपको पैथोलॉजी या डैमेज का या एक्सटेंट का अंदाजा नहीं होगा. तो इट मीडिएट्स पेन सिग्नल्स एज वेल. इंड्यूसेस फीवर, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आइकोसानोइड्स, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे जो चीज स्ट्रक्चर्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं. जैसे आपकी विसरास हैं, आपकी इंटेस्टिन्स हैं, स्टमक हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, right? All these are made up of smooth muscle. So it is important to maintain a balance in between this
smooth muscle tone, that it either it has to be dilated or constricted. तो इस vasodilation और contraction की जो balance है वो maintain करते हैं ये आइकोसेनॉइड, different type के आइकोसेनॉइड्स हैं. Then smooth muscle relaxation, अगर contraction जो है smooth muscles कर रहे हैं तो relaxation भी कर रहे हैं. प्रोटेक्शन ऑफ स्टोमक लाइनिंग, आपको पता है कि स्टोमक में आपका HCl प्रोड्यूस होता है. तो अगर ये HCl जो है कॉन्स्टेंटली स्टोमक लाइनिंग के ऊपर इंस्टॉल होता रहे तो क्या होता है, इसकी corrosive एक्शंस होती हैं और उस corrosion की वजह से देयर कैन बी गैस्ट्राइटिस. तो स्टोमक लाइनिंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की बनी होती है, राइट. Platelet aggregation एक normal phenomena है in response to injury. This platelet aggregation is mediated by the eicosanoid or the thromboxanes. इसी तरीके से platelet inhibition एक phenomena है जो कि हमें normally required नहीं है. Aggregation हमें किस वक्त required है, जिस वक्त किसी endothelial lining में किसी blood vessel में damage है या कोई cut आ गया है, उस वक्त bleeding को stop करने के लिए aggregation चाहिए. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना है, तो उसके लिए भी बॉडी जो है ये बनाती है, जहाँ पे देखती है कि क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे एग्रीगेशन हो रही है, वहाँ पे इनहिबिशन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाती है. सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इज वन ऑफ द फंक्शंस एज वेल. नाउ अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो है पैराक्राइन और ऑटोक्राइन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो कि 20 कार्बन फैटी एसिड से बने हैं, ठीक है. इसके प्रिकर्सर्स क्या हैं? अच्छा, इफ यू कैन रिकॉल, आपने पढ़े हैं 2-3 इसेंशियल फैटी एसिड्स या सेमी इसेंशियल फैटी एसिड्स पढ़े हैं, जिसमें आपने लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड्स, ये चीजें पढ़ी हैं. तो द चीफ प्रिकर्सर for the eicosanoid synthesis is your arachidonic acid, which is an omega-6 type of fatty acid. तो ये जितने भी eicosanoids हैं ये बनते हैं एराकिडोनिक एसिड से, ठीक है. तो और नॉट ओनली दी एराकिडोनिक एसिड, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं. आइकोसाट्राइनोइक एसिड जो कि फॉर्म है एक गैमा लाइनोलेनिक एसिड की, विच इज अगेन फ्रॉम द ओमेगा 6 फैमिली. देन आइकोसापेंटाइनोइक एसिड ओमेगा 3 फैमिली से है. तो ये प्रीकर्सर्स हैं, ये लिपिड्स हैं, ये फैटी एसिड्स हैं, और ये फैटी एसिड्स दे गिव राइज टू द सिंथेसिस ऑफ आइकोसानोइड्स, राइट. अच्छा, अब होता क्या है, हमने बात की है कि इसेंशियल फैटी एसिड्स जो डाइटरी, जो हम इसेंशियली डाइट में लेते हैं, दैट इज लिनोलिक एसिड. तो लिनोलिक एसिड जो है वो एक 18 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जो हमें वेजिटेबल ऑयल से या प्लांट से मिलता है. ये 18 कार्बन कंपाउंड जब हम ये डाइट में कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम है इलोंगेज, वो इलोंगेज इसको चेन लेंथ को बढ़ा देता है, उसके अंदर 2 और कार्बन ऐड कर देता है. जब 2 कार्बन और ऐड हो जाते हैं तो वो बन जाता है एराकिडोनिक एसिड. हमने शुरू में डिफाइन किया है कि आइकोसानाइड्स आर द 20 कार्बन compounds, ठीक है. तो these eicosanoids are derived from the arachidonic acid, which is a 20 carbon compound, and this arachidonic acid can be produced within the body with the help of linoleic acid, which is the essential fatty acid, and this can be also produced or obtained within the body from some of its precursors, such as some of the phospholipids. And we know that our membranes are made up of what? Our membranes are made up of the phospholipids. So these phospholipids can also produce this arachidonic acid, right? So we can obtain this arachidonic acid from the hydrolysis of the cellular membrane. Okay, तो let's see कि हम क्या होता है. तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि 2 तरीकों से, either essential fatty acids जो कि 18 कार्बन था वो कन्वर्ट हो जाएगा in the arachidonic acid in response to produce these prostaglandins, or if it is a cellular requirement, अगर ये सेल के अंदर बनने हैं कोई भी टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन, तो सेल कैन ऑब्टेन दिस एराकिडोनिक एसिड फ्रॉम कहाँ से? अपनी मेम्ब्रेन से ले सकते हैं. कैसे? ये देखते हैं कि मेम्ब्रेन से आपको एराकिडोनिक एसिड कैसे मिलता है. अच्छा, मेम्ब्रेन आपके बने हुए हैं किस चीज़ के? फॉस्फोलिपिड्स के. इसमें आपके पास फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडाइल कोलिन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल की फॉर्म में भी हो सकते हैं. अच्छा, जब कोई स्टिमुलस आता है
तो क्या होता है कि सेल के अंदर ही कुछ एंजाइम्स हैं जो इन फॉस्फोलिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये एंजाइम्स क्या हैं? फॉस्फोलाइपेजेस हैं। फॉस्फोलिपिड्स की हाइड्रोलिसिस के लिए ऑब्वियसली फॉस्फोलाइपेज चाहिए। These phospholipase break down this phospholipid, which is phosphatidylcholine, into the arachidonic acid. Okay, so this is how we get it from the सेल मेम्ब्रेन। और एक दूसरी टाइप का फॉस्फोलाइपेज है जो कि फॉस्फोलाइपेज सी कहलाता है। ये डायरेक्ट एराकिडोनिक एसिड में नहीं तोड़ता है, ये पहले फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल को कन्वर्ट करता है 1,2 डाइसाइल ग्लिसरॉल, देन एक अनदर एंजाइम डाइसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज इसके ऊपर एक्ट करता है और इसको मोनोएसाइल ग्लिसरॉल और एराकिडोनिक एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। Or then another enzyme which is monoacyl glycerol lipase break this monoacyl glycerol into the arachidonics. So whatever the path is, either you do it one step through one phospholipase A2, you get arachidonic acid, or you get it through two different enzymes through diacyl glycerol pathway. Eventually, you get arachidonic acid, right? And this arachidonic acid is precursor for most of the eicosanoids. Okay. अब इसकी बन गया आपका एराकिडोनिक एसिड। अब इसकी मेटाबॉलिज्म किस तरीके से है, ये क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करता है और फिर ये किस तरीके से अपनी जॉब परफॉर्म करने के बाद हाइड्रोलाइज हो जाता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ये एराकिडोनिक एसिड जब बन गया फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वो कुछ भी हो सकता है, इट अंडरगोज मेटाबॉलिज्म थ्रू टू डिफरेंट रूट्स। आइदर इट इज साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, तो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे अगर ये लेता है बाय यूजिंग साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, ये बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन G2। ओके, और this prostaglandin G2, which is the precursor or the parent or the prototype of the prostaglandin, it will give rise to prostaglandins and the thromboxanes। ठीक है, ये दो चीजें बनाएगा ये। अच्छा, दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट है लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे। लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे आपको बनाएगा हाइड्रोपेरोक्सी आइकोसा टेट्राइनोइक एसिड HPETs, राइट? ये HPETs क्या करते हैं? ये HPETs जो हैं ये कुछ और सेल लीनिएजेस को बनाते हैं। वो सेल लीनिएजेस क्या हैं? वो हैं आपके ल्यूकोट्राइन्स। आपने इंटरल्यूकिन्स पढ़े होंगे, इन्फ्लेमेशन अगर आपने पढ़ा है फिजियोलॉजी में कवर किया है। और दूसरा है HET, हाइड्रोक्सी आइकोसा टेट्राइनोइक एसिड, इसी की एक फॉर्म है। देन लाइपोक्सिन्स और ऑक्सीलाइपिन्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम। So these three types of molecules they are going to produce. So remember, arachidonic acid is formed either taken into the diet, essential fatty acids, या cell membrane की hydrolysis से बना। जब बन गया विद इन द सेल, तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो इन दो रूट से होती है। जो भी रूट एराकिडोनिक एसिड लेता है वो ये वाले कंपाउंड्स बनाता है इन द एंड। तो क्या क्या बने? जब हम शुरू में बात कर रहे थे कि दिस फैमिली आल्सो हैविंग सम सब फैमिली और द सब ग्रुप्स और सब क्लास, उसमें क्या क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, थ्रोम्बोक्सेन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, लाइपोक्सिन्स हैं, HETs हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि इन especially I will talk about these prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, क्योंकि ब्लड मॉड्यूल से रिलेटेड ये तीन फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या करते हैं आपके जब ये बन जाते हैं? ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब बना देते हैं। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बहुत सारी टाइप्स हैं, और जब उनकी टाइप्स बहुत सारी हैं, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उनकी फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। ठीक है, जो प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर है फॉर द प्रोस्टाग्लैंडिन, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये प्रोस्टाग्लैंडिन की स्ट्रक्चर है अगर आप इसको देखें गौर से, और ये इसके अंदर एक रिंग है और फिर जो है हाइड्रोकार्बन सॉरी फैटी एसिड चेन है इसके अंदर। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। वो टाइप्स कैसे डिटरमिन होती हैं? जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन A है, प्रोस्टाग्लैंडिन D है, E है, प्रोस्टाग्लैंडिन F, G, H एंड I। ये कैसे बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटोटाइप तो एक ही रहेगा, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स कैसे बनती हैं? बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने अभी कल बात की थी एंटीबॉडीज के लिए, कि जो उसकी हैवी चेन्स हैं उसके अंदर वैरायटी ऑफ टाइप्स हो सकती है ना, उसमें गामा, म्यू, अल्फा, व्हाटएवर जो भी हो सके। इसी तरीके से ये जो इसके रिंग है,
इस रिंग के ऊपर अगर आप देखें दो चीजें नजर आ रही हैं, एक्स और वाई। इस एक्स और वाई के ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स की वेरिएशन एक नया प्रोस्टाग्लैंडिन बना देती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन ए का जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक्स पे अटैच्ड हो और वाई पे कुछ भी ना हो, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन डी का जो फंक्शनल ग्रुप है वो वाई पे अटैच्ड हो और एक्स पे कुछ ना हो। तो variation of the types of prostaglandin are actually dependent on these two locations or these two functional groups, right? तो इस हिसाब से ये दूसरे different types के prostaglandins बनते हैं। तो you do not need to remember this structure and the functional groups and the but you need to remember the types। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये different क्यों है। अच्छा, okay, now प्रोस्टाग्लैंडिन्स के मुख्तलिफ फंक्शन हैं। जैसे मैंने कहा कि ये देखें I2 एक डिफरेंट टाइप की फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन है, E2 डिफरेंट है और D2 डिफरेंट। इन तीनों को मैंने एक साथ इसलिए मर्ज कर दिया कि इनके फंक्शंस एक हैं। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल फंक्शंस आपको याद करने में और समझने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैंने इनको एक जगह इसलिए कर दिया कि इनके फंक्शंस सिमिलर हैं। ये क्या करते हैं कि ये वेसो डायलेशन करते हैं, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनकी डायलिटेशन को प्रमोट करते हैं। प्लेटिलेट और ल्यूकोसाइट की एग्रीगेशन को कम करते हैं। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, टी सेल प्रोलिफरेशन इनको कम करते हैं। तो बेसिकली they are responsible for maintaining smooth blood flow and hemostasis within the blood vessel. So these are protective or good type of the prostaglandins which are available in the arterial blood walls. Then prostaglandin F2, इसका फंक्शन है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, क्योंकि ब्लड वेसल स्मूथ मसल है, क्योंकि जो ब्रोंक्यूल्स हैं स्मूथ मसल हैं, तो इसका फंक्शन है स्मूथ मसल की कॉन्स्ट्रिक्शन करना। तो ये उनकी कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, इट डिपेंड्स ऑन कि cell decides कि others either blood vessels need to be dilated or vasoconstricted in response to the changes in blood pressure, right? तो उस हिसाब से फिर ये अपना फंक्शंस करते हैं। थ्रोम्बोक्सेन A2 ये क्या करता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, प्लेटिलेट की एग्रीगेशन भी करता है और लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन भी करता है। यानी ये वो टाइप का प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये उस वक्त एक्टिवेट होगा जब किसी ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लाइनिंग में कोई टीयर आएगा, कोई डैमेज आएगा और वहाँ पे क्लॉटिंग करने की जरूरत होगी। तो ये क्या करेगा? इनिशियली पहले तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ताकि उसका जो वो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाए और वहाँ पे प्लेटलेट क्लम्प होने लगे। सो थ्रोम्बोक्सेन A2 का ये फंक्शन है। Then we look at the leukotrienes। अच्छा, अब ल्यूकोट्राइन्स जो हैं ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को, एडेमा को और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो ल्यूकोट्राइन्स जो हैं क्या करते हैं कि ये B4 टाइप के क्या करते हैं कि ये वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जब वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी बढ़ा देती है तो जो प्लाज्मा है विद इन द इंट्रावेस्क्यूलर कंपार्टमेंट वो ऊस होके विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस आ जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं जिन जगहों पे आपको इन्फ्लामेशन होती है, ये जिस जगह पे आपको इम्पैक्ट होता है, कोई ब्लो होता है, वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ these inflammatory markers produced on that side. Leukotriene C4 and D4 responsible for bronchoconstriction and increased vascular permeability, ये भी करते हैं। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन ये करते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू अगर ज़्यादा ब्रोंकोडाइलेटेशन है या कोई इस तरह की चीज़, आप कोई वेजोवेगल या कोई इस तरह का सिंपैथेटिक इफेक्ट आ गया है तो उसमें उसको काउंटर करने के लिए ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। ना इन्फ्लेमेशन, अच्छा अभी हम बात ये कर रहे हैं कि इन आइकोसानोइड्स का, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का और ल्यूकोट्राइन्स का रोल है इन्फ्लेमेशन में। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करते हैं, पेन सिग्नल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर ये इन्फ्लेमेशन में कोई टेक पार्ट कर रहे हैं तो क्या ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो सकते हैं? और अगर हमें एंटी इन्फ्लेमेशन कोई मोड प्रोड्यूस करना है तो क्या करें? सिंपली आप इन इकोसेनॉइड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर दें।
अगर ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेन सिग्नलिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप इनकी जब सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शंस हो जाएंगे। ये कैसे होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शंस ये कैसे होते हैं? अच्छा, हमने बात की थी कि आपकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो बनती कैसे हैं? मेम्ब्रेन लिपिड से बनती हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स में फॉस्फोलाइपेज उसने डायरेक्टली एक ही स्टेप में एराकिडोनिक एसिड बना दिया था, ठीक है? और उस एराकिडोनिक एसिड ने क्या किया था? वो फिर उसकी मेटाबॉलिज्म हुई थी 2 पाथवेज से, साइक्लोऑक्सीजिनेज जिसने प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सेन बनाए थे, और हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सेन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को भी मीडिएट कर रहे हैं, और लाइपोक्सिजिनेज ने ल्यूकोट्राइन्स बनाए। नाउ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करती हैं, उनको हम क्यों एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती हैं जो कि मेम्ब्रेन लिपिड से एराकिडोनिक एसिड बना रहे हैं। तो जब मेम्ब्रेन लिपिड एराकिडोनिक एसिड नहीं बनाएगी, फॉस्फोलाइपेज A2 ब्लॉक हो जाएगा, तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं ये बनना बंद हो जाएंगे, और उस एरिया में या ओवरऑल जनरलाइज इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की सिंथेसिस कम हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन कम हो। तो दिस जॉब इज डन बाय द स्टेरॉइड ड्रग्स। जो स्टेरॉइड हम यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या करते हैं, वो और बहुत सारे फंक्शंस भी हैं स्टेरॉइड्स के बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर्स पे, बट आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसेनॉइड प्रोडक्शन। तो स्टेरॉइड बेसिकली इसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं स्टेरॉइड्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप है एनसेड्स का। ये स्टेरॉइड्स हैं। तो एनसेड्स क्या है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये जो नॉन स्टेरॉइडल हैं ये क्या करते हैं? ये फॉस्फोलाइपेज को कुछ नहीं करते हैं, यहाँ तक ठीक रहता है। जो इसकी मेटाबॉलिज्म होती है थ्रू दी साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, ये आप जब थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे उस वक्त और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो एनसेड्स जो है इस साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को ब्लॉक कर देता है। तो जब साइक्लोऑक्सीजिनेज ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे, थ्रोम्बोक्सान्स नहीं बनेंगे, तो जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो, या जो पेन हो रहा है उस पेन को ये डिक्रीज कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कर देते हैं। सो दिस इज हाउ एंटी इन्फ्लेमेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लॉकिंग the synthesis or production of eicosanoid within the body. Okay. Now, one of the very important group of NSAIDs is known as aspirin. Aspirin जो एक ड्रग है वो क्या करती है बेसिकली? अगर आप एस्पिरिन को देखें तो एस्पिरिन का जो जेनेरिक नेम है, जो केमिकल फॉर्मूला है, वो है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को हम आम लफ्जों में एस्पिरिन कहते हैं, ठीक है? तो एस्पिरिन बेसिकली जो एक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेज था, यानी ये वाला जो था, ये वाला जो रूट था जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सेन बन रहे थे, एस्पिरिन क्या करती है कि एस्पिरिन इसको इनएक्टिव कर देती है। और इसको इनएक्टिव कैसे कर देती है? अगर आप देखें, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम में एक सीरीन टर्मिनल है, सीरीन ग्रुप है। इस सीरीन ग्रुप के साथ ये जाके इसका एसिटाइल ग्रुप, यानी एस्पिरिन का जो एसिटाइल ग्रुप है वो अटैच हो जाता है। यहाँ देखें हाइड्रोक्सिल है, और यहाँ पे इसका ये जो एसिटाइल पार्ट है ये इसके साथ अटैच हो गया। तो जब साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के साथ एस्पिरिन का एसिटाइल पार्ट अटैच हो जाएगा तो ये इसको इनएक्टिव कर देगा। तो जब ये इनएक्टिव हो गया तो दैट मीन्स साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम या पाथवे इनएक्टिव हो गया। जब साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे इनएक्टिव हो गया तो क्या हुआ? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की या थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस ब्लॉक हो गई। सो दिस इज द जॉब ऑफ एस्पिरिन, एंड बाय डूइंग दिस एस्पिरिन गिव्स यू relief from the pain, relief from the fever, and it also protective against some coagulative disorders, right? Like in cardiac patients, heart patients को भी हम एस्पिरिन देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? थ्रोम्बोक्सेन्स को इनहिबिट कर देती है, थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। तो जब थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा? प्लेटिलेट एग्रीगेशन नहीं होगी। जब प्लेटिलेट एग्रीगेशन नहीं होगी तो क्लॉट्स नहीं बनेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन है, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है और वो हार्ट पेशेंट्स को इफेक्टिव होती है। ओके,
what is the relationship in between aspirin and cardiovascular disease? It is said that in low doses, that is 75 milligrams per day, in low doses, an aspirin a day will help prevent a heart attack if you have it for lunch instead of a cheeseburger. Why? Because if you are taking junk food, fast food, or the heavy meals, the cholesterol and fatty acid rich diet, what is going to do? It is going to increase your cholesterol levels, and it is going to increase your prostaglandins and the fatty acid production in the body as well, right? Which will result in clotting and clogging within the coronary blood vessels. So while the function of aspirin is just opposite to that, it helps in relieving the clots and clogs which are made in your circulatory system. Why? Because as I told you that it produces anti-thrombogenic effect. Thrombogenic effect क्या होता है कि जहाँ पे thrombocytes clump होने लगे, thrombogenesis करें, और इन थ्रोम्बस की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक्स होते हैं, क्योंकि ये माइन्यूट कोरोनरी आर्टरी की ब्लड वेसल्स में और ब्रेन में जाके स्टक हो जाते हैं और स्ट्रोक्स करते हैं और हार्ट अटैक्स करते हैं. तो लो डोज एस्पिरिन क्या करती है, एंटी थ्रोम्बोजेनिक इफेक्ट देती है. कैसे देती है कि ये आपका साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को ब्लॉक कर देती है. जब साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे ब्लॉक हो गया तो थ्रोम्बोक्साइन A2 नहीं बनते हैं, राइट? Now let's correlate this concept with the clinical picture. And the picture is a 40-year-old male complains of mild chest pain on exertion while it relieves when he rests. He also feels tired most of the day for the last couple of months. And he has a history of smoking and mainly reliant on non-veg diet. तो अगर आप ये देखें तो ये दोनों risk factors हैं for the cardiac disease or the coronary artery disease. Smoking, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, एलडीएल बढ़ता है और वो ऑक्सीडाइज ज़्यादा होता है, एचडीएल कम होता है. और नॉन वेज डाइट, दैट मीन्स यू आर नॉट रिलाइंग ऑन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एनिमल सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा है, जिससे कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा. 2 years ago, he had a surgery for his gallbladder removal, which is known as cholecystectomy. This is also an indication, क्योंकि कोलिलिथियासिस हुई होगी इसको और जिसकी वजह से इसका गॉल ब्लैडर रिमूव किया. तो आपको पता है कि जब कोलिलिथियासिस होती है, गॉल स्टोन्स होती हैं, वो भी अगेन हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से होती हैं, ठीक है. His lab findings were hemoglobin उसका ठीक था, 16 grams था, total cholesterol was 580 milligrams, too much. Triglycerides were also high, LDL is also high, HDL, which is a healthy type of cholesterol, which is a good type of cholesterol, HDL levels are only 32. It should be higher. X-ray chest was normal, and ECG findings are also normal. There was nothing significant in that. Okay. His physician advised him to modify lifestyle, adopt healthy eating habits, lower his cholesterol levels, and quit smoking, because all these are the risk factors for cardiovascular disease. And he also prescribed him tablet NGCED, which is a nitroglycerin. Nitroglycerin क्या है? Nitroglycerin एक vasodilator है जो vasodilation करती है, smooth muscles को dilate करती है ताकि blood flow steady रहे. And Ascard, tablet Ascard, which is aspirin, 75 milligram OD. And what do you think? Why he prescribed him tablet aspirin 75 milligram? If you know the answer, you can write in the chat box. This is the presentation of myocardial infarction or the chest pain, how a person feels and the reason behind that. If you see, this condition happens or occurs because of the platelet aggregation, right? As you can see, platelet adhesion and aggregation over here. And what happens eventually? It develops a plaque within the coronary artery, and due to this plaque formation, there is occlusion or obstruction of the blood supply within the coronary arteries. And as a result of obstruction of blood supply within the coronary artery,
Oxygen levels are also compromised, which leads to ischemia. And ischemia in the heart is known as myocardial infarction. So this was about the eicosanoid, which you found the very difficult topic. And